बिलोंग्स टू अगर आर है और बी सी अगर बिलोंग्स टू आर है तो ए सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। सिर्फ आप ये लगाइए कि 1 2 को रिलेट कर रहा है और 2 जो है 3 को रिलेट कर रहा है, ठीक है, और 1 जो है 3 को रिलेट कर रहा है। फोर्थ पार्ट के लिए भाई यदि रिफ्लेक्सिव होगा तो 1 1 2 2 एंड 3 3 ये एलिमेंट्स तो इसके अंदर आएंगे ही आएंगे। रिफ्लेक्सिव ना हो, रिफ्लेक्सिव ना होने का मतलब क्या हुआ कि ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स वहां देखने को नहीं मिलेंगे। और कार्टेशियन प्लेन में ये जो पॉइंट है भाई ये हमारा ओरिजिन होता है, ये जो पॉइंट है भाई हमारा ये ओरिजिन होता है, ठीक है। पी कोमा क्यू, पी क्यू ही ले लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में पी क्यू ही चल रहा है। पी कोमा क्यू बिलोंग्स टू आर, ये आर से बिलोंग कर रहा है। एक रिलेशन क्रिएट किया गया है कि T1 T2 इस तरीके से होंगे कि T1 इज सिमिलर टू T2, T1 जो है T2 के सिमिलर, यानी कि पहला ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के सिमिलर होगा। नमस्कार दोस्तों, और कैसे हो आप सब? चलिए आज हम लोग जो हैं फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। कुछ जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको आज खत्म करते हैं भाई, ज़्यादा लंबी ना खींचते हुए हम लोग आज काम शुरू करते हैं। देखिए हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस पहले कर चुके हैं, 9 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। 10th क्वेश्चन बता रहा हूं, इसमें केवल आपको एग्जांपल्स देने हैं। गिवन एग्जांपल ऑफ ए रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। आपने एक ऐसे रिलेशन का एग्जांपल देना है जो सिमेट्रिक होगा लेकिन जो सिमेट्रिक होगा लेकिन ना रिफ्लेक्सिव होगा और ना ही ट्रांजिटिव होगा। इसमें कोई प्रूफ नहीं देना आपको, केवल और केवल एग्जांपल देने हैं। तो हम मान के चलते हैं भाई कि लेट ए कोई भी एक सेट है जिसपे मेरे ये एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 एंड 3, ठीक है जी। और एक रिलेशन हमें बनाना है जो कि A to A होगा। एक रिलेशन हमें बनाना है जो A to A हम ले रहे हैं, ठीक है। और रिलेशन के अंदर जो मेरी वैल्यूज आएंगी वो हमें बतानी है, यानी कि R हमारा क्या क्या वैल्यूज कंटेन करेगा। अब कंडीशन के अनुसार यदि हम चले कि सिमेट्रिक हो, तो यदि सिमेट्रिक होगा तो जो भी हम पेयर लेंगे, ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, उसका रिवर्स भी जो है एग्जिस्ट करना चाहिए भाई। तो यदि हम यहां से ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं 1 2 और उसके साथ में ले लेते हैं 2 1, तो केवल इस कंडीशन से हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक हो जाएगा। आगे और पार्ट्स आप मत लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आप ऑर्डर्ड पेयर्स को इंक्रीज करेंगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। हमें एग्जाम्पल को छोटे से छोटा रखना है ताकि इजीली क्लियर हो सके और समझने में भी आसानी रहे। अब देखिए सिमेट्रिक ये हमारा हो चुका है भाई। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन, रिफ्लेक्सिव कहता है कि जी 1 1 2 2 और 2 3 3 ये एलिमेंट्स इसके अंदर होने चाहिए, तो हमें नहीं रखने भाई, ये नाइदर है तो ये नहीं रखने हैं। और ट्रांजिटिव वाला केस तो बनेगा ही नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए जो है आपको केवल इतना काम करना है जी, ये आपको एक रिलेशन देना है, इसका एक एग्जांपल, ठीक है जी। क्लियर है यहां तक? सेकंड पार्ट देखिए इसका। सेकंड जो पार्ट है, जो इसका सेकंड पार्ट होगा वो सेम इसी पैटर्न पर लेंगे भाई। ए कोई भी एक सेट है, उसके ऊपर हमें रिलेशन लगाना है, ठीक है। तो वो जो रिलेशन होगा वो ट्रांजिटिव हो, वो रिलेशन ट्रांजिटिव हो लेकिन ना रिफ्लेक्सिव हो और ना ही सिमेट्रिक हो, ना रिफ्लेक्सिव हो और ना ही सिमेट्रिक हो। तो यदि ट्रांजिटिव होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए भाई कि ए बी बिलोंग्स टू अगर आर है और बी सी अगर बिलोंग्स टू आर है तो ए सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए भाई। तो यहां से हम वैल्यू लेने की कोशिश करते हैं 1 1 और 2 2। नेक्स्ट वैल्यू भी हम ले लेते हैं, यदि रिफ्लेक्सिव होता तो 3 3 इसमें हमें नहीं लेना है। उसके बाद सिमेट्रिक भी नहीं करना, यानी कि जो भी हम वैल्यू लेंगे उसका रिवर्स भी नहीं मिलेगा यहां पर। तो 1 1 2 2 के बाद जो नेक्स्ट टर्म हम ले रहे हैं भाई वो ले लेते हैं 1 1 2 2 1 2 ले लेते हैं एक, और 1 2 और 2 1
और इसके बाद में एक वैल्यू ले लेते हैं 2 3 ट्रांजिटिव हो, ट्रांजिटिव बना। तो एक मिनट इसको आप ऐसे कीजिए, इसमें आप सिर्फ फर्स्ट कंडीशन का ही यूज कर लीजिए, ये वैल्यूज हम लेते ही नहीं। इसमें सिर्फ आप ये लगाइए कि 1 2 को रिलेट कर रहा है और 2 जो है 3 को रिलेट कर रहा है, ठीक है, और 1 जो है 3 को रिलेट कर रहा है। केवल ये वैल्यूज आप दे दीजिए, इससे ट्रांजिटिव हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक की जरूरत ही नहीं। ठीक है जी। नेक्स्ट थर्ड पार्ट के लिए आ जाइए भाई। थर्ड पार्ट के लिए, थर्ड पार्ट में क्या करना है, रिफ्लेक्सिव दिखाना है और सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक तो होना चाहिए लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। अब यदि रिफ्लेक्सिव दिखाना है, यदि रिफ्लेक्सिव दिखाना है तो रिफ्लेक्सिव तो तभी होगा जब हर एक एलिमेंट उसके अंदर इस टाइप का हो भाई, यानी कि ये तीनों एलिमेंट्स तो इसके अंदर आएंगे ही आएंगे। उसके बाद कहा है कि सिमेट्रिक भी हो, यानी कि जो और यदि अलग अलग एलिमेंट लेते हैं, मान लिया 1 2 और 1 2 के साथ क्या 2 1 और आएगा भाई, क्योंकि सिमेट्रिक दिखाना है तो उसका रिवर्स भी साथ में लेना आपको। ठीक है, ठीक है जी, 1 2 और 2 1, लेकिन ट्रांजिटिव ना हो, लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। ठीक है जी। ट्रांजिटिव यदि नहीं दिखाना है तो यहां से आप ये करिए 1 3 और 3 1 भी ले लीजिए इसी के अंदर, क्योंकि ट्रांजिटिव दिखाना है तो 3 एलिमेंट तो कम से कम हमारे पास होने चाहिए भाई। ठीक है, तो अब ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए यहां पर। देखिए तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, a कोमा b, यानी कि यहां से यदि मैं बात करूं कि 2 1 2 1 जो है भाई बिलोंग कर रहा है R से, 2 1 जो है बिलोंग कर रहा है R से, और 1 3 जो है वो भी बिलोंग कर रहा है R से, R के अंदर ही है। लेकिन जब आप 2 3 देखेंगे, 2 3, ये रिलेशन के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और यदि ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, इट मीन्स दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है जी। तो ये सिमेट्रिक भी हो गया, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, और ट्रांजिटिव वाले केस में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, ट्रांजिटिव नहीं हुआ। क्लियर है? इस तरीके से आपको एग्जांपल्स देने हैं इसमें बस। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ पार्ट है जिसमें रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव दिखाना है लेकिन सिमेट्रिक ना हो, जिसमें रिफ्लेक्सिव भी हो और ट्रांजिटिव भी हो लेकिन सिमेट्रिक ना हो। इस तरीके का कोई रिलेशन लेना भैया आपने। सोचिए, अब यदि रिफ्लेक्सिव होगा तो सारे एलिमेंट्स उसके अंदर आएंगे सेम टाइप के। यदि रिफ्लेक्सिव होगा, फोर्थ पार्ट के लिए भाई, यदि रिफ्लेक्सिव होगा तो 1 1 2 2 एंड 3 3, ये एलिमेंट्स तो इसके अंदर आएंगे ही आएंगे। इसके बाद अब हमें ध्यान देना है कि ट्रांजिटिव हो लेकिन सिमेट्रिक ना हो। तो मैं ये कह रहा हूं भाई कि यहां से एक 2 3 और ले लो, 2 3। ठीक है जी, 2 3, इसका रिवर्स नहीं लेना क्योंकि सिमेट्रिक नहीं दिखाना है हमें। अब ट्राई करो, देखो ये और ये तो ट्रांजिटिव है भाई, ऑटोमेटिक ट्रांजिटिव है। ठीक है, इस एलिमेंट पर आ जाओ। यदि 2 3, यदि 2 3 बिलोंग्स टू R है, यदि 2 3 बिलोंग्स टू R है और फिर 3 किसी के साथ रिलेट, यानी कि 3 3 बिलोंग्स टू R होगा, तो यहां से क्या बना भाई, 2 3 भी R से बिलोंग करना चाहिए, करता तो है, ये रहा। ठीक है जी। तो ये वाला हमारा जो है रिफ्लेक्सिव हुआ क्योंकि ये टर्म्स आई हुई हैं। ट्रांजिटिव हमने ये दिखा दिया, और सिमेट्रिक इसलिए नहीं है क्योंकि 2 3 बिलोंग्स टू R है लेकिन 3 2 डजंट बिलोंग्स टू R है। 3 2 जो है इस रिलेशन में नहीं दिख रहा है कहीं पर भी, इसलिए ये जो है सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर है?
लास्ट पॉइंट देखिए भाई, फिफ्थ वाला, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, जो सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो, लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो। रिफ्लेक्सिव ना होने का मतलब क्या हुआ कि ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स वहां देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए जी इनमें से किसी को गायब कर देते हैं। R इज इक्वल टू, मान लिया मेरे पास है 1 1 और 2 2, 3 3 नहीं ले रहे भाई, क्योंकि 3 3 लेते ही रिलेशन जो है मेरा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं दिखाना है। ठीक है जी। अच्छा सिमेट्रिक होना चाहिए भाई, यदि सिमेट्रिक होना चाहिए तो मान लिया हम ले लेते हैं 1 2 और साथ में ले लिया 2 1, 1 2 के साथ में 2 1 ले लेंगे भाई। ठीक है। अच्छा ट्रांजिटिव भी होना चाहिए भाई, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तो ट्रांजिटिव यहां से बन नहीं रहा, ट्रांजिटिव यहां से बन तो रहा है। देखो पहले तो सिमेट्री का केस देखो भाई, इसका रिवर्स यहां पर है जी, रिवर्स इसका यहां पर है, इसका रिवर्स ये अपने आप में ही है, इसका रिवर्स ये अपने आप में ही है, तो सिमेट्रिक तो बन रहा है। रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 3 3 यहां पर रिलेट नहीं कर रहा भाई, 3 3 जो है डजेंट बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव नहीं होगी। ठीक है जी, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब बात आई ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिव के लिए आप चेक कर लीजिए, जैसे मान लिया मेरे पास 1 2 है, मेरे पास 1 2 है, तो 1 2 यदि बिलोंग कर रहा है R से तो 2 के साथ कोई और वैल्यू, अब 2 के साथ या तो ये है या फिर ये है, या तो ये है या फिर ये है, आप दोनों में से कोई भी लेकर देख लीजिए। यदि ये वाली लेते हैं भाई 2 1, यदि 2 1 लेते हैं यार से बिलोंग कर रही है, तो यहां पर यहां की फर्स्ट वैल्यू और यहां की लास्ट वैल्यू यानी कि 1 1 ये भी R से आना चाहिए। क्या आ रहा है? आ रहा है जी, तो ट्रांजिटिव होगा। सेकंड केस यदि हम 1 2 के साथ में, यदि 1 2 जैसे बिलोंग्स टू R है, तो 2 का जो सेकंड पेयर है वो ये है भाई, यानी कि 2 2, ये बिलोंग्स टू R है, हाँ जी ये बिलोंग्स टू R है, तो यहां से क्या होना चाहिए भाई 1 2, यहां की फर्स्ट वैल्यू यहां की लास्ट वैल्यू, तो 1 2 क्या बिलोंग कर रहा है भाई R से, 1 2 क्या बिलोंग कर रहा है R से, हाँ जी ये रहा। ठीक है, तो ट्रांजिटिव का केस हमारा यहां से क्लियर होगा। तो ये पांचों पार्ट्स केवल आपको एग्जाम्पल ही देने हैं, कुछ सोल्व नहीं करना है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये था आपका 10th क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, शो दैट द रिलेशन R इन द सेट A, आपको ये शो करना है कि A सेट के अंदर कोई एक रिलेशन होगा। A में कौन कौन है? ए पॉइंट्स इन ए प्लेन गिवन बाय R। A कोई भी एक सेट है जिसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, उन पॉइंट्स का आपस में एक रिलेशन बनाया गया है, किस तरीके से कि P कोमा Q, ये 2 पॉइंट्स हो गए भाई, P कोमा Q, यानी कि रिलेशन किस तरीके से बना है वो कंडीशन देखिए कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। इसे आप ऐसे समझिए कि मान लिया मेरे पास ये एक कार्टेशियन प्लेन है भाई, मेरे पास ये एक कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है जी, और कार्टेशियन प्लेन में ये जो पॉइंट है भाई ये हमारा ओरिजिन होता है, ये जो पॉइंट है भाई हमारा ये ओरिजिन होता है। ठीक है, अब रिलेशन इस तरीके से लिया गया है कि P और Q 2 पॉइंट्स होंगे, P और Q 2 पॉइंट्स होंगे, वो मान लिया भाई P यहां पर है, यदि P यहां पर है तो यहां की जो डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी उस Q से। अब Q आप इस दायरे में कहीं पर भी ले लीजिए, कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो डिस्टेंस होगी और उस Q की जो डिस्टेंस होगी इससे वो इक्वल होनी चाहिए। तो यहां के बाद जी हमने मान लिया कि Q यहां पर होगा, मान लिया जी Q यहां पर होगा, तो ये जो डिस्टेंस है ये यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक ये इक्वल होगी भाई। ठीक है, ओरिजिन से ये पॉइंट हमारा ओरिजिन होगा। ठीक है जी, ऐसे ऐसे पॉइंट्स का एक सेट बनाया गया है, एक रिलेशन बनाया है। ठीक है,
इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हमें शो करना है कि ये जो है इक्विवेलेंस रिलेशन होगा भाई। और इक्विवेलेंस के लिए क्या दिखाना है, तीनों कंडीशन चेक करानी है। ठीक है जी, आगे फर्दर उसके बाद इक्विवेलेंस दिखाने के बाद फर्दर शो दैट सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट पी। आपको यह बताना है इसके बाद में कि सारे के सारे पॉइंट्स का यदि एक सेट बनाया जाए जहां P नॉट इज इक्वल टू 0 हो, P जो है नॉट इज इक्वल टू 0 है, इज द सर्कल पासिंग थ्रू P। वो जो है एक सर्कल बनेगा, यदि उन पॉइंट्स को सारे को एक सेट बना दिया जाए तो एक सर्कल बनेगा थ्रू P विद ओरिजिन एट सेंटर, जिसमें ओरिजिन एक सेंटर का काम करेगा और वो सर्कल जो है पास होगा P से। तो चलिए भाई पहले इसको जो इक्विवेलेंस रिलेशन शो करते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए जी फर्स्ट पार्ट पर आ जाइए, फर्स्ट पार्ट पर आ जाइए भाई। रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना है, रिलेशन में कौन कौन आएगा, P क्यू, इस तरीके से कि उनकी डिस्टेंस ओरिजिन से सेम हो। तो यहां हम मान लेते हैं कि लेट ए बी एनी पॉइंट, ए बी एनी पॉइंट। ठीक है जी, इन प्लेन, इन प्लेन या इन कार्टेशियन प्लेन एक ही बात है। ठीक है जी, सच दैट, अब आप एक बात देखिए, यदि ये ए है, ए कोई एक पॉइंट है, तो इस ए का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा, या फिर मैं यहां पर ये कहना चाहूं कि ए कोमा ए कोई भी एक पॉइंट है भाई। ठीक है, ए कोमा ए बिलोंग करेगा भाई आर से, बिलोंग करेगा आर से। आप एक बात समझिए, मान लिया यहां पर मेरे पास कोई एक पॉइंट है अलग से, ये ए पॉइंट है मेरे पास है। अब इस ओरिजिन से लेकर ए तक की जो डिस्टेंस है, इस ओरिजिन से लेकर इस ए तक की जो डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस इसी ओरिजिन से इसी पॉइंट तक की होगी या नहीं होगी भाई, इक्वल डिस्टेंस आएगी नहीं या नहीं आएगी, क्योंकि बोथ केसेस में मेरे जो पॉइंट्स है वो तो सेम ही है। यहां ओरिजिन फिक्स हो गया और यहां पर ए, क्लियर है, यहां पर ओरिजिन फिक्स हो गया और यहां पर ए, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के केस में क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का उसी के साथ रिलेशन चेक करते हैं। तो एक पॉइंट जो है वो फिक्स हो गया, एक पॉइंट यहां पर फिक्स हो गया, तो इसकी डिस्टेंस इसी के इक्वल होगी या नहीं होगी, होगी भाई। तो ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर है, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी ए के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे, ए के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे वे अपने आप से, यदि हम डिस्टेंस निकालें ओरिजिन से, तो हर बार वो सेम ही आएगी। ठीक है जी, तो इस केस में जो है ये इस तरीके से हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सेकंड पार्ट देखिए इसका, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक वाले पार्ट में क्या करना है भाई, हमें अब की बार 2 पॉइंट्स लेने हैं। ठीक है जी, अब की बार हमें 2 पॉइंट्स लेने हैं। तो लेट पी कोमा क्यू, पी क्यू ही ले लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में पी क्यू ही चल रहा है। पी कोमा क्यू बिलोंग्स टू आर, ये आर से बिलोंग कर रहा है, सच दैट कैसे कर रहा है भाई, अब P क्या है, ओरिजिन से P की डिस्टेंस, यानी कि OP लिख लें इसको, ओरिजिन से P की डिस्टेंस इक्वल होगी O क्यू के, ये डिस्टेंस है भाई, OP इक्वल्स टू O क्यू होगा यहां से, हाँ जी बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा जी। और इसका मतलब यही तो हुआ है। यदि मैं इसको इस तरीके से उल्टा लिख दूं कि O क्यू इज इक्वल टू OP, क्या इसमें कोई डिफरेंस आएगा, क्या इसमें कोई डिफरेंस आएगा भाई। और O क्यू इक्वल्स टू OP होने का मतलब हुआ कि Q कोमा P बिलोंग्स टू R। ठीक है जी, तो P क्यू यदि R से बिलोंग कर रहा है तो Q P भी बिलोंग करेगा R से। भाई आप सिंपल सी ये बात समझें कि यदि O से P का डिस्टेंस और O से Q का डिस्टेंस इक्वल है,
तो आप पहले P को नापो या पहले Q को नापो? क्या पहले या बाद में नापने से इनकी डिस्टेंस में, मेजरमेंट में कोई इफेक्ट आएगा? नहीं आएगा भाई, लेंथ तो उतनी रहेगी। तो आप पहले P को लिखें या Q को लिखें, डिस्टेंस सेम रहेगा। ठीक है, तो यदि P Q बिलोंग करता है R से तो Q P भी बिलोंग करेगा R से। फॉर ऑल P एंड Q बिलोंग्स टू A। A के अंदर जितने भी ऐसे P और Q है, उन हर एक वैल्यू के लिए R के अंदर जो है कोई ना कोई एक ऑर्डर्ड पेयर आपको देखने को जरूर मिलेगा। अब बात आती है भाई ट्रांजिटिव वाले केस की। ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं जी। देखो ट्रांजिटिव के लिए, क्या करना है जी? ट्रांजिटिव के लिए कोई 3 कंडीशंस लेनी है, कोई 3 पॉइंट्स लेने हैं। ठीक है, तो यहां पर हम बोलते हैं कि इफ, यदि P Q बिलोंग्स टू R है, यदि P Q बिलोंग्स टू R है। अब P Q यदि R से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ओरिजिन से P की डिस्टेंस बराबर होगी ओरिजिन से Q की डिस्टेंस की। OP इक्वल्स टू OQ। ठीक है जी, इस पे नंबर 1 डाल लेते हैं। और यदि ये है तो Q का रिलेशन देखते हैं किसी और के साथ। मान लिया R के साथ हम देखें, R तो इसमें भाई फिर R ही हो जाएगा। कोई और पॉइंट ले लेते हैं, मान लिया Q कोमा Z ले लिया, तो ओरिजिन से Q की डिस्टेंस और ओरिजिन से Z की डिस्टेंस वो भी इक्वल है। यहां पर यदि ये भी R से बिलोंग करता है भाई तो क्या होगा? OQ इज इक्वल टू OZ होगा। इस पे नंबर 2 डाल दिया। ठीक है, यदि ये कंडीशन है तो ये, और ये है तो ये। ठीक है, अब दोनों को मर्ज कर देना है, दोनों को मर्ज कर देना है यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड। यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड क्या हम कह सकते हैं भाई? देखो OP इक्वल है OQ के, OP इक्वल टू हो गया OQ के, और OQ इक्वल हो गया OZ के। ठीक है जी, यदि अभी इसमें से मैं इसको ना लिखूं, इसको अगर मैं ना लिखूं तो क्या ये इक्वल नहीं रहेंगे? इक्वल तो ये फिर भी रहेंगे। ठीक है जी, इक्वल तो ये फिर भी रहेंगे। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि OP इज इक्वल टू OZ आ गया। OP इज इक्वल टू OZ आ गया। इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि P जो है और Z ये दोनों भी ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पर होंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि इक्विडिस्टेंट होंगे। ठीक है जी, इक्विडिस्टेंट हो गए। तो P Z इक्विडिस्टेंस और बिलोंग्स टू R हो जाएंगे भाई इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि इक्वल हो गए तो R से बिलोंग कर जाएंगे। और यदि ऐसी कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब रिलेशन इज ट्रांजिटिव, हेंस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ठीक है जी, ठीक। अब जब हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया, तीनों केसेस हो गए, तो अब इस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोल सकते हैं जी। अब इस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोल सकते हैं। तो हेंस गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस। गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस। ठीक है जी, इक्विवेलेंस रिलेशन हमें शो करना था। इसके बाद क्या कुछ और कंडीशन बोली गई है? हाँ जी, यहां तक का हमारा काम खत्म हो गया है। इसके बाद पूछा है फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट P। आपको यह बताना है कि इसके अंदर, इस रिलेशन के अंदर जो P के साथ रिलेट करेंगे भाई, रिलेटेड टू P, जो P के साथ रिलेट करे, इसका मतलब ओरिजिन से जो P की डिस्टेंस है, ओरिजिन से जो P की डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस के बाकी अदर पॉइंट्स जो उससे रिलेट करेंगे। ठीक है, वे एक सर्कल फॉर्म करेंगे भाई, इज द सर्कल पासिंग थ्रू P। वो सारे के सारे जो है एक सर्कल फॉर्म करेंगे पासिंग थ्रू P, जो P से पास होगा विद सेंटर ओरिजिन, ओरिजिन उसका सेंटर होगा। इसको ऐसे समझिए भाई, देखो मान लिया मेरे पास ये केस है,
ठीक है जी, ये केस है। ये मेरा ओरिजिन वाला पॉइंट होगा, ये मेरा ओरिजिन वाला पॉइंट होगा भाई, ठीक है। अब इस ओरिजिन से मैं कह रहा हूं भाई यहां पर कोई एक पी पॉइंट है, ठीक है, और इसकी डिस्टेंस मान लिया ए है, ए डिस्टेंस है इसकी, ठीक है जी। अब ए ही डिस्टेंस के पॉइंट्स आपने और खींचने हैं, ए ही डिस्टेंस के अदर पॉइंट्स आपने खींचने हैं। कितनी लेंथ होगी भाई इसकी, जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ का, जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ का कोई और पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए क्या वो है, ये इक्वल है भाई, यहां ये और ये इक्वल है, यदि ये इक्वल है तो ये भी ए ही बनेगा, ठीक है जी, क्योंकि रिलेट तो भी करेगा ना जब सेम डिस्टेंस होगा, इक्वी डिस्टेंट होगा, ठीक है, तो ये भी ए ही होगा। ऐसे ही आप और भी बना सकते हैं, मान लिया यहां पर आपने कोई एक आर बना दिया, आर पॉइंट बना दिया, ऐसे ही कोई एक एस पॉइंट बना दिया, टी बना दिया, और जेड बना दिया, एम बना दिया। इस तरीके से हम बहुत सारे पॉइंट्स बना सकते हैं, क्लियर है। तो ये जितने भी पॉइंट्स आएंगे, यदि हम कहें कि ये सारे के सारी इक्वल लेंथ है, इक्वल इक्वल, ठीक है, सारे ए को डिनोट कर रहे हैं, ए को, ये सारे ए हमें डिस्टेंस सेम है। तो ओरिजिन से जब आप हर बार ये डिस्टेंस चेक कर रहे हो तो सेम आ रही है। अब यदि आप इन सारे के सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे, अब यदि आप इन सारे के सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपको एक सर्कल फॉर्म होता हुआ दिखेगा भाई, क्लियर है। जब आप इन सभी को मिलाएंगे तो आपको एक सर्कल फॉर्म होता हुआ दिखेगा, और यही आपसे पूछा गया। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है रेडियस का काम नहीं करेगी, रेडियस का काम नहीं करेगी। सर्कल क्या होता है, सर्कल भी तो एक सेट ऑफ पॉइंट्स होता है। सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन विच द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू ऑल द पॉइंट्स इज सेम। वही कंडीशन यहां पर लगाई गई है कि सेंटर से इस सर्कल के पॉइंट्स पर या फिर जितने भी पॉइंट्स हैं उसको यदि हम नापें तो वो इक्वल लेंथ आएगी। वही यहां पर कहा गया है, पहले ही बता दिया गया आपको कि डिस्टेंस इक्वल होगा। यदि इन सब की डिस्टेंस इक्वल है तो ये रेडियस का काम करेंगी, और यदि रेडियस का काम करेंगी तो एक सर्कल फॉर्म होगा। क्लियर है जी। तो बस यही बताना है इसमें कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पी, रिलेटेड टू पी। अब पी से रिलेट करने का रीजन यही है कि आपको यह समझाना चाह रहा है कि हर पॉइंट पर डिस्टेंस है, रिलेशन इसी बेस पर तो बना था। तो रिलेटेड टू पी इज अ सर्कल, इज अ सर्कल पासिंग थ्रू पी, passing through P with center O, with center O, with center O, in which यानी कि जिसमें distance of all points, distance of all points works as a radius of circle। ठीक है जी, केवल ये बात आपको बतानी है इसमें। चलिए जी आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए। शो दैट द रिलेशन आर, show that the relation are defined in the set A of all triangles। A कोई भी एक सेट है जिसमें हर टाइप का ट्राइंगल आया है, हर टाइप का ट्राइंगल आया है। वो इसमें राइट एंगल्स भी आएंगे, आपके इक्विलेटरल्स भी आएंगे, ठीक है, आइसोसेलेस भी आएंगे, हर तरीके का ट्राइंगल आपको इसमें देखने का मिलेगा। स्केलन भी मिलेंगे, ऑब्टूज भी मिलेंगे, हर तरीके का ट्राइंगल इस ए सेट के अंदर आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद
एक रिलेशन क्रिएट किया गया है कि T1 T2 इस तरीके से होंगे कि T1 इज सिमिलर टू T2। T1 जो है T2 के सिमिलर, यानी कि पहला ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के सिमिलर होगा, तभी उनको रिलेट किया जाएगा। यानी कि अगर मान लिया मेरे पास यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यदि मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और एक राइट एंगल ट्राइंगल इससे बड़ा है, भाई सिमिलरिटी का क्राइटेरिया तो आपको पता ही होगा। सिमिलरिटी का मतलब होता है दो ऐसी शेप्स जो देखने में एक जैसी हैं, साइज में छोटी बड़ी हो सकती हैं लेकिन देखने में बिल्कुल एक जैसी हैं, आइडेंटिकल। ठीक है जी, साइज उनका छोटा बड़ा हो सकता है, हिंदी में इसको बोलते हैं समरूप, जिनका रूप समान हो। ठीक है, तो यदि ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यदि ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो दोनों ट्राइंगल आपस में रिलेट करेंगी, यहां बताया गया। ठीक है जी, क्योंकि सिमिलर हो जाएंगे ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा एक दूसरे के सिमिलर होती है। चलिए, इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इसको भी वैसे ही भाई जैसे पिछला क्वेश्चन किया है, इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। चलिए, इक्विवेलेंस रिलेशन शो करने के लिए पहले रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों दिखाना है। चलिए, अब रिफ्लेक्सिव के लिए आ जाओ भाई। रिफ्लेक्सिव के लिए आप बताएं भी कोई भी एक ट्राइंगल अपने आप के समरूप होगा या नहीं होगा। कोई भी एक ट्राइंगल अपने ही जैसा दिखेगा या नहीं दिखेगा, जैसा वो खुद है वैसा ही तो दिखेगा। ठीक है जी, तो हर एक ट्राइंगल अपने आप के तो सिमिलर होगा ही होगा। तो यहां हम कह सकते हैं भाई कि लेट T1 बी एनी ट्राइंगल, T1 बी एनी ट्राइंगल फ्रॉम ए से कोई भी एक ट्राइंगल हो सकते हैं। ठीक है जी, और अब जो T1 है, T1 जो है वो सिमिलर होगी भाई, जो T1 है वो सिमिलर होगी T1 के, अपने आप के तो सिमिलर होगी ही होगी, अपने आप के तो सिमिलर होगी ही होगी। ठीक है जी, तो ये सिमिलर होगी, T1 इज सिमिलर टू T1 फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू ए के अंदर जितने भी T हैं, यानी कि जितने भी ट्राइंगल्स हैं वो अपने आप के तो समरूप होंगे ही होंगे भाई, और यदि होंगे इसका मतलब ये रिलेशन में जाएंगे। तो T1 T1 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू A। यहां तक बात समझ आई भाई, हर एक ट्राइंगल जो है अपने आप से समरूप होगा ही होगा। सेकंड पार्ट पर आ जाओ भाई, सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए देखिए जी, सिमेट्रिक के लिए क्या करना होता है, दो टर्म्स लेनी होती है, यानी कि दो ट्राइंगल्स। तो यदि मैं कहूं कि लेट T1 T2 बी टू ट्राइंगल्स, T1 T2 बी टू ट्राइंगल्स सच दैट इस तरीके से हैं कि T1 इज सिमिलर टू T2, कि T1 जो है यानी कि जो फर्स्ट ट्राइंगल है वो सेकंड ट्राइंगल के सिमिलर है। ठीक है जी, फर्स्ट ट्राइंगल जो है सेकंड ट्राइंगल के सिमिलर है। इट मींस या फिर इट इंप्लाइज T1 T2 बिलोंग्स टू R। भाई इसका मतलब क्या हुआ कि T1 और T2 जो है R से बिलोंग करेंगे, R से बिलोंग करेंगे, रिलेशन में जाएंगे। अब यदि मैं इसी चीज को उल्टा लिख दूं, बट T1 यदि T2 के सिमिलर है तो क्या T2 T1 के सिमिलर नहीं है। सिमिलैरिटी के केस में यह बात बताई जाती है कि दो ट्रायंगल्स एक दूसरे के जैसे होने चाहिए, बिल्कुल एज इट इज, साइज छोटा बड़ा हो। यह तो नहीं कहा कि पहले वाला बड़ा हो दूसरे वाला छोटा हो, या पहला छोटा दूसरा बड़ा हो, ऐसा कोई कंफ्यूजन वाली बात होती नहीं, बस देखने में दोनों एक जैसे होने चाहिए। तो यदि मैं T1 इज सिमिलर टू T2 लिखूं या फिर T2 इज सिमिलर टू T1 लिखूं, कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, सिमिलर होंगे जी, बिल्कुल होंगे।
तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जी T2 कोमा T1, यानी कि यदि हम उल्टा करके देखें तो भी हमारा रिलेशन के अंदर जाएगी वैल्यू। तो T2 कोमा T1 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल, हर T1 एंड T2 के लिए, हर T1 और T2 के लिए ये जो है हमारा रिलेशन सिमेट्रिक होगा। ठीक है जी। इसके बाद ट्रांजिटिव वाला केस देखते हैं भाई, क्या ट्रांजिटिव वाले केस में भी ये बात वैलिड हो रही है। ट्रांजिटिव वाला केस देखो, ट्रांजिटिव में क्या करना है जी, हमें 3 ट्राइंगल्स लेने हैं। ट्रांजिटिव वाले केस में हमें 3 ट्राइंगल्स लेने हैं। ट्रांजिटिव 3 ट्राइंगल लेने जी, कोई भी 3 ट्राइंगल। तो मैं कह रहा हूं भाई कि T1 T2 और T3 3 एलिमेंट लिए। लेट T1 T2 T3 बिलोंग्स टू ए, कहां से आएंगे भाई, ए से ही आएंगे। सच दैट किस तरीके से लेने हैं वो भी देखिए, कि T1 जो है वो सिमिलर हो T2 के, T1 जो है वो T2 के सिमिलर हो। यदि T1 T2 के सिमिलर होगा, इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब हुआ T1 T2 बिलोंग्स टू R, T1 T2 बिलोंग्स टू R। और अब T2 जो है, T2 सिमिलर है भाई T3 के, T2 जो है वो सिमिलर है T3 के। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि भाई T2 और T3 भी रिलेशन बन जाएगा मेरा, यानी कि रिलेशन के अंदर आएंगे। ठीक है जी, कोई डाउट है यहां तक। T1 जो है T2 के सिमिलर, और फिर T2 जो है T3 के सिमिलर। अब आप खुद सोचिए, यदि इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए, इन दोनों को भाई यदि इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए, तो क्या यहां से हम नहीं कह सकते कि देयरफॉर T1 इज सिमिलर टू तो T2 है, और T2 इज सिमिलर टू T3 होगा या नहीं होगा। ये रहा नीचे, मर्ज करना बस इनको। ठीक है जी। और जब T1 T2 के सिमिलर और T2 T3 के सिमिलर, इसका मतलब T1 इज सिमिलर टू T3 हुआ या नहीं हुआ। T1 इज सिमिलर टू T3 हुआ या नहीं हुआ, हो गया जी। और यदि T1 इज सिमिलर टू T3 हो गया, इसका मतलब T1 T3 बिलोंग्स टू R, यानी कि रिलेशन में जाएगा। बट T1 और T3 यदि सिमिलर हो गए तो रिलेशन के अंदर जाएंगे। और यदि यह कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई फॉर ऑल T1 T2 T3 बिलोंग्स टू ए। ठीक है जी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब ये जो मेरा रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा, क्योंकि तीनों के तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। ठीक है जी। हैंस रिलेशन इज इक्विवेलेंस। ठीक है जी। रिलेशन जो है मेरा इक्विवेलेंस होगा। यहां तक का काम खत्म है। इक्विवेलेंस की तो प्रैक्टिस आप लोगों की हो चुकी होगी, बार बार कर रहे हैं इक्विवेलेंस। ठीक है, आगे देखिए, कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स। 3 राइट एंगल ट्राइंगल लेने जी आपने, विद साइड्स 3 4 5 उसको बोलेंगे T1, विद साइड्स 5 12 13 उसको बोलेंगे T2, और 6 8 10 इसको बोलेंगे T3। ठीक है, ये 3 है भैया। विच ट्राइंगल्स अमंग T1 T2 एंड T3 आर रिलेटेड, कि इन तीनों ट्राइंगल्स में कौन किससे रिलेटेड है ये आपको बताना है। चलिए इसको आगे दिखाता हूं। यहां में हमने जो है 3 ट्राइंगल लिए, 3 ट्राइंगल हमने लिए राइट एंगल ट्राइंगल्स। एक मिनट, यहां से हम ट्राइंगल ले लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स। एक, 2,
3। ठीक है जी, अब इनकी साइड्स लिख लेते हैं भाई। एक की है 3 4 5, एक की है 3 4 5। तो ये अगर 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगी भाई। इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये वाली जो लेंथ है हाइपोटेन्यूज को बड़े वाली वैल्यू देनी है। ठीक है, तो ये हो गया भाई हमारा T1। ठीक है, T2 में क्या थी? T2 में वैल्यूज थी भाई 5 12 एंड 13। ठीक है जी, और थर्ड में थी 6 8 एंड 10। ये हो गया हमारा T3। क्लियर है जी? क्लियर है। अब आपसे पूछा गया है कि इनमें कौन किससे रिलेटेड है, और रिलेट कब होगा, रिलेशन में कब जाएगा, जब उसके सिमिलर होगा। तो आपने सिमिलरिटी क्राइटेरिया चेक करना है, बस ट्राइंगल आपस में सिमिलर है या नहीं। अब देखने में तीनों ही राइट एंगल ट्राइंगल है, लेकिन जरूरी नहीं है कि राइट एंगल ट्राइंगल सिमिलर हो। देखिए इसको कैसे समझेंगे, इसको भी देखिए। देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या दोनों देखने में एक जैसी हैं? नहीं है जी। अच्छा जी, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है जी, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है भाई। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल जो हैं आप कितनी भी ले लीजिए, जरूरी नहीं है कि वे आपस में सिमिलर हो। केवल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स ऐसी हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसी हैं, आप कैसी भी ले लीजिए वो सिमिलर हो जाएगी। ठीक है, आइसोसेलेस में भी कोई जरूरी नहीं है कि इक्वल। क्लियर है? तो राइट एंगल ट्राइंगल में आप ये मत समझिए कि भाई तीनों ही राइट एंगल तो सिमिलर होंगे, नहीं। अब यहां आपने सिमिलरिटी क्राइटेरिया चेक करना है जी। देखिए क्या कहती है सिमिलरिटी। सिमिलरिटी कहती है कि या तो आपको ये दो एंगल दिखा दीजिए इक्वल, या तो आपको दो एंगल इक्वल दिखा दीजिए, या फिर एक एंगल और दो साइड्स का रेशो इक्वल दिखा दीजिए। ठीक है, तो चलो ट्राई करते हैं। अब यहां भाई एंगल तो हमें बस एक ही पता है 90 90, एंगल तो हमें बस एक ही पता है 90 90। इस एंगल के बारे, इस एंगल के अलावा हमें कुछ पता भी नहीं, बाकी एंगल्स का कुछ पता ही नहीं, तो एंगल तो हम रिलेट कर नहीं सकते। साइड्स दी गई हैं, साइड्स को देखते हैं। देखिए जी, यदि यहां से समझे, यदि T1 और T2 की बात करें, तो यदि मैं इस साइड का और इस साइड का रेशो निकालूं तो कितना आएगा भाई? 3/5 आएगा, 3/5 आएगा। ठीक है, और यदि इसका और इसका निकालूं तो कितना आएगा जी? 4/12 आएगा, 4/12। क्या ये दोनों की दोनों साइड्स इक्वल हैं? क्या दोनों साइड्स इक्वल होंगी? 4 1 जा 4, 4 3 जा। 3/5 इज इक्वल टू 1/3 और नॉट बाई। क्या ये इक्वल होंगी? नहीं होंगी जी, बिल्कुल नहीं होंगी। तो अगर साइड सिमिलर नहीं है, क्योंकि साइड तो में तीनों ही पता है ना, साइड तो में तीनों ही पता है। अच्छा हाँ, ये हो सकता है भाई ये उल्टा हो, ये हो सकता है कि ये उल्टा हो कि 4 वहां और 3 यहां हो, उससे भी ट्राई कर लेते हैं। यदि 4 यहां होगा तो 4/5 इक्वल टू चेक करना होगा हमें 3/12 के, ये 1/4 भाई। क्या अब इक्वल हुआ? क्या अब इक्वल हुआ? भी नहीं हुआ भाई, तो ये सिमिलर नहीं होगी, यानी कि T1 और T2 रिलेट नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। ठीक है जी, अब नेक्स्ट चेक करते हैं T2 और T3 को। T2 और T3 को देखो भाई, यहां वैल्यू 5 है, यहां 6 है, तो 5/6, 5/6, 12 8, 12 और 8 चेक करो भाई। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। क्या 5/6 इक्वल होगा 3/2 के? नहीं होगा जी, बिल्कुल नहीं होगा। 5/6 नॉट इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो फर्स्ट ही नहीं आया। हाँ, रिप्लेस करके चेक कर लेते हैं भाई, हो सकता है हो जाए। तो यदि 12 को वहां ले लिया गया तो 12/6 इक्वल्स टू 5/8। क्या ये आ रहा भाई? 6 से इसको काट दिया 2 पर, क्या अब इक्वल होगा? ये अब भी नहीं होगा भाई। तो T2 और T3 का भी कोई रिलेशन नहीं बनता। ठीक है जी,
T2 और T3 का भी आपस में कोई रिलेशन नहीं बनता है। चलिए अब बचा T1 और T3 का, वो चेक कर लेते हैं। T1 और T3 को चेक करते हैं भाई। चलिए ठीक है, T1 में वैल्यू उठाई हमने पहली 3 अपॉन नेक्स्ट वैल्यू उठाई 6, ठीक है जी। यहां से वैल्यू उठाई 4 और यहां से वो वैल्यू उठाई 8, T1 और T3 कोरस्पॉन्डिंग साइड्स लेते हैं, ठीक है। तो यदि इसको कट किया जाए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, इक्वल आया भाई। 1/2 इज इक्वल टू 1/2 हो गया, हाँ जी 1/2 इज इक्वल टू 1/2 हो गया। तो दो साइड्स का रेशो और एक एंगल, ये 90 डिग्री था भी पहले ही, 90 डिग्री तो था ही, हमें पता ही था, ठीक है। तो जो 90 डिग्री है उसके साथ वाली साइड्स, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल आ गया। इसका मतलब ये दोनों के दोनों ट्राइंगल हमारी सिमिलर होंगी, ठीक है जी। दोनों ट्राइंगल हमारी सिमिलर होंगी, हेंस T1 T3 बिलोंग्स टू R। T1 जो है T3 से रिलेट करेगा भाई। क्लियर है यहां तक?